नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र त्यागी आपके सामने त्यागी संस्कृत व्याकरण चैनल लेकर आया हूं। इस चैनल में सभी छात्रों को बहुत ही रोचक ग्रामर व्याकरण पढ़ाई जाएगी और उस व्याकरण को पढ़कर छात्रों को संस्कृत के प्रति अनुराग बढ़ेगा। संस्कृत छात्र ज़्यादा रुचि देकर पढ़ेंगे। और मैं संस्कृत अध्यापक भोपाल के अंदर कई स्कूलों में मैंने संस्कृत कार्य किया है। मैं संस्कृत पढ़ा चुका हूं और अभी भी मैं एक भोपाल के प्रतिष्ठित स्कूल में संस्कृत अध्यापक हूं। और मैंने बड़ी बारीकी से देखा कि छात्रों को संस्कृत में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है। संस्कृत में छात्रों को व्याकरण एक जो भाग होता है वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत छात्रों को होती है। और इसलिए मैं अपना एक चैनल लेकर आपके सामने आया हूँ जिसका नाम है त्यागी संस्कृत व्याकरण चैनल। इस चैनल के द्वारा जितने आप इस वीडियो को देखेंगे, चैनल को देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपकी जो जो आवश्यकताएं होंगी आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे, तो वो आवश्यकताओं के हिसाब से मैं आपको एक नए नए वीडियो और पूर्ण तरीके की ग्रामर के किसी भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छूटे ना, ऐसे वीडियो आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं त्यागी संस्कृत व्याकरण चैनल। फर्स्ट में आज जो मैं लेकर आया हूँ वो आया हूँ कि संधियाँ किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है। तो नंबर 1, संस्कृत संधि जो है तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तीनों संधियां संस्कृत की मूल आधार है। संस्कृत समझने के लिए संधियों का और समास इन सभी का बहुत उपयोग है, बहुत प्रयोग है। चलिए शुरू करते हैं। अब स्वर संधि आपने देखा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि अगर कोई भी छात्र 6th क्लास से लेकर 6th to 12th 6th से लेकर 12th तक का कोई भी छात्र, चाहे वो सीबीएसई का हो या एमपी बोर्ड का हो, दोनों छात्रों के लिए तीनों संधि बहुत ही उपयोगी हैं। और इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज स्वर संधि। और स्वर संधि की क्या परिभाषा है। आपसे अगर पूछा जाए कि स्वर संधि क्या होती है तो आप जवाब देंगे कि दो स्वरों के बीच में होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के अंदर हम सब जानते हैं भेद होते हैं। स्वर संधि के जो है 6 भेद प्रमुख बताए गए हैं, है ना। जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि, फोर्थ अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, और पूर्व रूप संधि। छह भेद स्वर संधि के बताए गए हैं। अगर स्वर संधि जब हम 1 से लेके 6 भेद पढ़ लेते हैं, मतलब दीर्घ संधि से लेकर पूर्व रूप संधि तक अगर हम संधि पढ़ लेते हैं तो वहां जाके हमारी जो है स्वर संधि कंप्लीट होती है। तो स्वर संधि में आज जो मैं सबसे पहले लेकर आया हूं कि स्वर संधि के अंदर भी हम कौन से भेद समझेंगे, तो हम देखेंगे आज हम गुण संधि,
और दीर्घ संधि पर विशेष ध्यान देंगे। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम दीर्घ संधि और स्वर संधि, ओके। तो दीर्घ संधि और गुण संधि, सबसे पहले हम देखेंगे गुण संधि। गुण संधि का नाम संस्कृत में गुण संधि जो है वो 4 गुण बताए गए हैं। गुण संधि के सबसे पहले नियम जानेंगे और नियम के बाद ही हम संधि को सही तरीके से समझ पाएंगे कि गुण संधि क्या होती है। अगर जो परीक्षा में जो छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे बड़े बड़े एग्जाम की, तो उनको एक शॉर्ट तरीका होता है। तो शॉर्ट तरीका ना लेके, क्योंकि आप छात्र हैं, आपको अपना रिजल्ट बनाना है, संस्कृत में अच्छे मार्क्स लाना है, संस्कृत से के प्रति आपका प्रेम बढ़े, इस तरीके से मैं आपको जो है गुण संधि डिटेल में ही पढ़ाना चाहूँगा। तो गुण संधि सबसे पहले देखें, अगर गुण संधि में आ के सामने ई आ जाए तो ई को ये गुण होता है। कौन सा गुण होता है? ये गुण हो जाता है। ये आपके नियम हो गए, यहां हम लिख देंगे नियमाः, ठीक है। अगर आके सामने ऊ आ जाए तो ओ गुण हो जाता है। आके सामने री आ जाए तो आर गुण होता है। और आके सामने अगर री बढ़ना जाता है तो आर गुण होता है। इस तरीके से देखिए, आपने 4 हमने देखे, है ना, 4 गुण देखे कि ये दीर्घ संधि गुण संधि के नियम है। आपको ध्यान रखना है, अगर आ के सामने ई आएगा तो हमेशा ये गुण होगा, आ के सामने अगर ऊ आया तो ओ गुण होगा, और आ के सामने री आया तो आर गुण होगा, आ के सामने री आया तो आर गुण होगा। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। गुण स्वर संधि के अंदर गुण संधि का ये स्वर का भेद है, ये जरूर ना भूलें। ये स्वर संधि के अंदर गुण संधि है, उसका भेद, दूसरा भेद है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए पहले देखिए, नरेंद्रः। अगर किसी ने आपको शब्द उठा के दिया, ये शब्द नरेंद्र शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब नरेंद्र की अगर आपको संधि विच्छेद करना है तो हम इधर फोकस पूरा ध्यान देंगे, ये पहले नियम पे, कि उन्होंने क्या कहा है, आप पहले आना चाहिए और प्लस उसके बाद ई आना चाहिए। तो आप अगर नरेंद्र की संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस इंद्रा होगा। ऐसा ही संधि विच्छेद हमें करना होगा। एक तो हमें नियम के अकॉर्डिंग करना होगा कि हमें बाद में ई लाना है, पहले आ लाना है। दूसरी बात, शब्द संधि विच्छेद करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप जब संधि विच्छेद कर रहे हैं तो प्लस के पहले पहला शब्द और प्लस के बाद दूसरा शब्द, दोनों शब्दों के अर्थ भी सही हो, उनके अर्थ भी उचित हो। पता चला आपने नरा कर दिया या नरी कर दिया, मान लो मैंने नरी कर दिया और उसके बाद मैंने इंद्रा करा, तो यहाँ पे पहली बात तो पूरा ही बिगड़ गया, ई के सामने ई आ जाएगा तो ई गुण संधि होगी नहीं। दूसरी बात, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये अर्थवान शब्द नहीं है। संधि में जब दोनों आप संधि कर रहे हैं, नरेंद्र की नर प्लस इंद्रा, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, दोनों शब्दों का अर्थ भी स्पष्ट हो, तो हम इस शब्द को यहाँ पे नहीं ले सकते, पूरे तरीके से गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हम यहाँ पे नरी लेंगे। अब हमारा सबसे पहला है कि अब हम नियम देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि आ पहला होना चाहिए, ई बाद में होना चाहिए, तब जाके ये गुण होगा। ये गुण का हम उदाहरण देख रहे हैं। तो नर के रा में आ है। आप कहेंगे कि सर रा तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, आ तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो रा में आ कहां से मिलेगा? आप ध्यान दीजिए, जब कोई भी वर्ण हो वो बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता, वो बिना स्वर के पूर्ण होता। अगर रा में से अगर हम आ निकालेंगे तो रा हलंत हो जाएगा, और रा में आ मिला हुआ है तभी हम ये रा लिख पा रहे हैं। अगर ये रा में आ नहीं होता तो ये पूरा रा नहीं होता, पूर्ण अक्षर नहीं होता, और ये आ के कारण ही पूर्ण है, इसलिए हम इसको आ निकाल देंगे। तो संस्कृत में फिर हम उस अक्षर को हलंत कर देते हैं, तो रा हलंत हो जाएगा।
ओके, तो नरेंद्रा में देखा है कि आपने नर प्लस इंद्रा में, तो इसका मतलब है यहाँ पे आ है, हमने आ से हमने लिखा है और इंद्रा की ई रखी। जब आ के सामने ई आएगा तो ए गुण होगा। जब ए गुण हुआ तो मैं आपको और भी मैं विस्तृत में बताना चाहूंगा। ए गुण हुआ तो अगर आप इसको अलग अलग करके देखेंगे कि कैसे हुआ, तो आप लिख देंगे नर, हलंत इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका आ चला गया और ई, ये दोनों के स्थान पर ये गुण आया, तो नर प्लस ए जो नया शब्द आता है उसको हम बीच, तो नरेंद्र आपने देखा, नर प्लस इंद्र हमने उसका संधि विच्छेद करा और नर के आ में, नर में के रा में आ है और इंद्रा की ई है। जब आ के सामने आप ई आएगी तो ए गुण होगा। तो फिर हम जो नीचे जो स्थिति बनती है शब्द की वो देखते हैं, नर प्लस ए प्लस द्रा। अब हम इस शब्द को जोड़ेंगे, आप इस शब्द को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र कैसे बना। तो आप हम सबसे पहले जोड़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए हमने नर लिखा, हलंत है, जब नर के रा में ए आके मिली तो क्या हुआ, रा का जो है हलंत हट गया और रा में जाके जो एक ही मात्रा यहाँ पे जुड़ गई और ना और द्रा हम वैसा का वैसा नोट करेंगे तो शब्द बन गया नरेंद्र। तो नरेंद्र शब्द आपने देखा कि कितना जो नियम को थोड़ा बहुत भी अगर हम नियम याद रखते हैं तो गुण संधि को हम आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक और ट्रिक है, अगर जिसको नियम याद नहीं है तो बहुत सारे लोग जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं और उन्होंने संस्कृत विषय को अगर लिया है तो वो फिर इस एक ट्रिक के अनुसार चलते हैं कि जहाँ जिस शब्द में बीच में एक ही मात्रा लगी हो तो वो गुण संधि का ही होता है। वो भी एक ट्रिक है ना। और बीच में जैसे आप देख रहे हैं नरेंद्र के रा पे एक ही मात्रा है, लेकिन हम सभी छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम एक स्कूल में अध्यापन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने रिजल्ट बनाने के लिए विस्तृत जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने उदाहरण ये वाला देखा। अब हम देखेंगे ऊ का उदाहरण के आ के सामने ऊ आएगा तो ओ गुण होगा। तो इसको हम देखते हैं, आगे देखेंगे। अब ऊ का उदाहरण अगर आप देखेंगे ये, अच्छा अभी हमने देखा कि नरेंद्र जो शब्द का हमने संधि विच्छेद करा और उसको हमने समझा, तो सीबीएसई के छात्रों को तो केवल संधि विच्छेद करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मैंने देखा कि उनके पाठ्यक्रम में संधि का नाम नहीं पूछते हैं। लेकिन एमपी बोर्ड के छात्रों को दोनों चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा कि संधि का नाम क्या है और संधि कौन सी है, जबकि सीबीएसई के छात्रों को केवल नर प्लस इंद्रा, इतना नरेंद्र का संधि विच्छेद आना चाहिए, तो उनको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। आप किसी भी स्कूल में हो, ये चैनल आपको 100 में 100 मार्क्स और सीबीएसई में 90 मार्क्स दिलाने के लिए बहुत ही उपयोगी चैनल है। ओके, सबसे पहले देखते हैं, आज हमने देखा परोपकार। अब हम ऊ का उदाहरण देख रहे हैं कि भाई ऊ का उदाहरण कौन सा होगा। अगर आके सामने ऊ आएगा, आके सामने ऊ आएगा तो ओ गुण होगा। अभी हमने देखा ए का, अब हम देखेंगे ऊ वाला। तो देखेंगे हम परोपकार के अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम उसी तरह से पर प्लस उपकार। अब पर प्लस उपकार जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, दूसरों पे उपकार को हम परोपकार कहते हैं। अब पर मतलब दूसरे व्यक्ति जिस पे आप, और उपकार मतलब आप उस पे उपकार कर रहे हैं, उसका भला कर रहे हैं, तो वो शब्द है परोपकार। तो परोपकार में आपने देखा कि पर प्लस उपकार संधि विच्छेद हुआ। अब हमें आ पहले आना चाहिए, ऊ बाद में आना चाहिए, तो शब्द में स्पष्ट दिख रहा है राम। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हर अक्षर में आ होता है, तो सिंपल सी बात है, सीधी बात है कि रा में भी आ होगा, इसलिए मैंने नीचे उसको रख लिया और सामने मैंने ऊ रखा। जब आ के सामने ऊ आएगा तो ओ गुण होगा, ये ध्यान रखिए, जरूर होगा, लेकिन आगे सामने ऊ ही आना चाहिए। अभी ए गुण के लिए हमने देखा कि आगे सामने ई आना चाहिए। ऊ गुण के उदाहरण को हमने देखा, परोपकार जो शब्द है उसमें आके सामने ऊ आया। जब आके सामने ऊ आया, इधर आपका आ छुपा है, इधर ऊ है, तो हमने नीचे आ प्लस ऊ बराबर ओ शब्द बना, है ना। अब ओ गुण हुआ, तो अब हम नीचे स्थिति बताएंगे इसकी भी हम, तो पर प्लस ओ। अब आप कहेंगे सर आपने इसको हलंत क्यों कर दिया, तो हलंत इसलिए कर दिया कि अगर किसी भी संस्कृत में किसी भी वर्ण में से स्वर निकाल दिया जाए, जैसे अभी ये रा पूरा है, इसमें से अगर ये स्वर निकल गया तो ये रा हलंत हो जाएगा। इसलिए संधि में ये जरूर पता होना चाहिए कि आ कहाँ लगा है,
ई कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। तो पर प्लस उपकार आ प्लस उ बराबर ओ गुण, तो पर प्लस ओ, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि पकार अकेला लिखेंगे क्योंकि ऊ चला गया, आ और ऊ तो चले गए, उनके स्थान पर ओ आया, तो पर प्लस ओ प्लस पकार। अब इस शब्द को आप जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका शब्द परोपकार। कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ना आपके लिए उपयोगी नहीं है, जोड़ना किसी भी बोर्ड में नहीं बोला जाता। किसी भी छात्र को, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी बोर्ड है, जोड़ने का कहीं पे नहीं बताया। जोड़ना इसलिए बताया जा रहा है कि आपको ये पता चले कि हम कैसे संधि का शब्द वापस पुनः कैसे बनता है। अभी हमने ऊपर परोपकार शब्द देखा, उसके बाद में हमने संधि विच्छेद करा। ये दोनों स्टेप सीबीएसई के लिए और एमपी बोर्ड के लिए बहुत आवश्यक है, संधि और संधि का विच्छेद। और एमपी बोर्ड के छात्रों को ये भी याद रखना है कि ये संधि गुण संधि है, जबकि सीबीएसई छात्रों को केवल इसका संधि विच्छेद ही पता होना चाहिए। तो परोपकार पर प्लस ओ प्लस पकार अगर हम जोड़ देंगे, अब पर में आके अगर ओ मिलेगा तो परो हो जाएगा, इतना आप सब जानते हैं। और हम पकार को ऐसे भी ऐसे रख देंगे तो बन जाएगा परोपकार आहा। तो हमने देखो दो उदाहरण देखे, आ का और ऊ का उदाहरण। तो ये इस तरीके से अगर हम करेंगे तो संधि बहुत ही सरल है। आप लगातार चैनल को देखते जाएंगे, नए नए वीडियो आपके सामने आते जाएंगे, है ना, प्रथम भाग द्वितीय भाग इस करके आपको, तो आपको संधि, और आपको अगर बीच बीच में हम इस चैनल के द्वारा चैप्टर भी लाएंगे, संस्कृत के चैप्टर भी लाएंगे, प्रश्नोत्तर के भी लाएंगे, कि आपको अगर पहले हम पूरे व्याकरण को कवर अप करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पे शुरू करेंगे। तो आगे देखा आपने, दो उदाहरण देखे गुण संधि के, परोपकार उदाहरण आपको समझ में आ गया है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर आपके सामने ऊ आता है तो ओ गुण ही होगा, और उसका विच्छेद हम उसी ध्यान में रख के करेंगे जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो। चलिए आगे देखते हैं हम। ये दोनों उदाहरण बहुत ही उपयोगी हैं। तीसरा गुण बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन फिर भी वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, महर्षि। अगर आपके साथ तीसरा उदाहरण देखा हमने, तीसरा उदाहरण महर्षि। अगर महर्षि शब्द आपके सामने है तो आप कैसा संधि विच्छेद करेंगे, और ऐसा संधि विच्छेद करना है आपको कि आ पहले आए और री बाद में आए। तो चलिए शुरू करते हैं महर्षि शब्द को। तो आपने उसका संधि विच्छेद करा, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। आपने इस तरीके से, अब आपने अगर आप कह देते कि सर यहाँ पे मह कर दें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आ तो फिर भी आ रहा है। आप कह रहे हैं कि हर अक्षर में आ होता है तो हा में भी होगा, तो काम तो हमारा चल सकता है, क्योंकि आ पहले बोल रहे हैं, री बाद में, तो आ ही रहा है, री भी आ रही है। लेकिन मैंने आपको फिर याद दिला दूं, शब्द का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। तो आपने देखा महा में ही आपको समझ में आया कि महा शब्द का मतलब है महान, है ना, बड़ा, और ऋषि मतलब हमारे ऋषिगण। तो उस आप देखिए, अब आप कहेंगे, अब महा और ऋषि, आपने महा प्लस ऋषि देखा, अब महा में बड़ा आ है और सामने री है, तो क्या हमारा तीसरा उदाहरण परफेक्ट है? परफेक्ट समझ में आ रहा है कि ये तीसरा उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण के नियम जो है वो ये है, आ के सामने री आना चाहिए। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि स्वर ही आए, बड़ा आ दीर्घ आ भी आ सकता है तो भी, लेकिन कंडीशन स्थिति एक ही है, नियम एक ही है कि आ के सामने री आना चाहिए, या तो वो स्वर आ हो या वो दीर्घ आ हो। तो सबसे पहले महा में आ और ऋषि का री, तो ये दोनों शब्दों के स्थान पर आर गुण होगा, और वो भी होगा हलंत के साथ, हलंत के साथ ही आर गुण होगा। जब आर गुण हुआ तो महा ऐसा बचा, क्योंकि उसका आपने आ बड़ा आ ले लिया, तो वो आधा बचा, महा आधा बचा। सामने जो नया शब्द आया है अर, जो अर गुण हुआ है उसको हम बीच में रखेंगे, प्लस हम सी लगा देंगे, सी बचेगी यहाँ पे, क्योंकि री तो चली गई है। नीचे जो दोनों शब्द लिखे हैं वो दोनों गए, उनके स्थान पर एक नया शब्द अर आया, तो महा प्लस अर प्लस सी। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो महर्षि शब्द बन जाएगा। आपने महा लिया, अब देखिए अर का हा में आके मिला तो हा पूरा हो गया, और जो रा है वो रेप में बदल गई, रेप में चेंज हो गई, है ना, रेप में इस तरीके से। और फिर हम पहले हमने सी को ले लिया, उसके ऊपर सी के ऊपर रेप लगी और विसर्ग आ जाएंगे, शब्द बन गया महर्षि। जहां तक आपका क्लियर हो गया होगा,
कि महर्षि शब्द कैसे बना है। फिर एक बार और देख लेते हैं। महर्षि में महा प्लस ऋषि, हमने संधि विच्छेद करा। संधि विच्छेद करने के बाद वो महा के हा में जो बड़ा है उसको नीचे रखा, ऋषि के री नीचे रखी, आ के सामने री आएगी तो अरगुण होगा, अरगुण हुआ तो महा प्लस अर प्लस सी और जोड़ देंगे तो हम शब्द बनेगा महर्षि। तो ये आपको ये थर्ड स्टेप मालूम ना हो तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि थर्ड स्टेप तो आपको बहुत अच्छे से विस्तृत समझ में आ इसलिए था, लेकिन ये 2 स्टेप आपको आना चाहिए। तो आज के हमारे इसमें मैं आपके लिए अगला बहुत ही जल्दी वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। धन्यवाद।